यह कहानी और भी गहरी, रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं से भरी होगी। हम इसे कई अध्यायों में विस्तार से लिखेंगे, जिससे यह अधिक सस्पेंसफुल, भावनात्मक और प्रेरणादायक बनेगी। इसमें 3 भयावह घटनाएं जो राजीव के जीवन को पूरी तरह बदल देंगी और उसे अतीत में की गई गलती का एहसास दिलाएंगी। रात के सन्नाटे में राजीव की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा था, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। यह कोई आम रात नहीं थी। यह उसके जीवन के सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत थी। राजीव एक सफल व्यवसायी, अपनी पत्नी सीमा और 10 साल के बेटे आरव के साथ एक खूबसूरत बंगले में रहता था। घर के 2 और प्यारे सदस्य थे, राजू कुत्ता, एक वफादार और समझदार साथी जो हमेशा राजीव के आसपास ही रहता था। मोती बिल्ली, एक रहस्यमयी बिल्ली जो अक्सर एक जगह बैठकर किसी को घूरती रहती थी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन यह केवल सतह की परत थी। राजीव के जीवन में कुछ ऐसा छिपा था जिसे वह खुद भी भूल चुका था, लेकिन उसके कर्म नहीं भूले थे। रात का समय, घड़ी में 2:37। घर के हॉल में रखी घड़ी की टिक टिक राजीव के कानों में किसी अजीब सी बेचैनी भर रही थी। अचानक उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। राजीव चौकन्ना हो गया। सीमा और आरव गहरी नींद में थे, लेकिन राजू और मोती भी अचानक खड़े हो गए थे। उनकी आंखें किसी को घूर रही थीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी ठक ठक ठक, मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राजीव की धड़कनें तेज हो गईं। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक पुराना, धूल भरा लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोला और जैसे ही कागज निकाला, उसमें एक ही शब्द लिखा था। क्यों किया था ऐसा? राजीव को पसीना आने लगा। यह वही शब्द थे जो उसे सपनों में सुनाई देते थे। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा छू लिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अगली सुबह राजीव ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस में भी अजीब चीजें होने लगीं। जब उसने कंप्यूटर ऑन किया तो स्क्रीन काली हो गई और उसमें सफेद अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। तुम्हें याद है ना, तुमने क्या किया? राजीव ने घबराकर स्क्रीन बंद कर दी। उसने सोचा कि यह किसी की शरारत होगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे सामने एक भिखारी दिखाई दिया जो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। वह भिखारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और धीरे से कहा, सब कुछ वापस लौट कर आता है साहब, सब कुछ। राजीव को यह शब्द सुनकर झटका लगा। उसे समीर की याद आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, भिखारी अचानक गायब हो गया। रात हो गई थी। राजीव ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रात के 3 बजे वह फिर से एक अजीब आवाज सुनकर उठा। राजू और मोती अचानक गुर्राने लगे। उनकी आंखें किसी अदृश्य चीज को घूर रही थीं। फिर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। घर की सारी लाइटें झपकने लगीं। तभी उसे लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है। धीरे धीरे एक छाया दिखाई दी, एक अंधेरी आकृति जिसका चेहरा धुंधला था। मुझे पहचान लिया। ये वही आवाज थी जो उसे सपनों में सुनाई देती थी। ये समीर की आत्मा थी। राजीव अब डर के मारे कांप रहा था। उसने पहली बार अपने अतीत की गलती को महसूस किया। अब राजीव समझ चुका था कि यह सब सिर्फ उसका वहम नहीं था। यह उसके कर्म थे जो वापस लौट रहे थे। अगली सुबह उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने समीर के पुराने घर जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसे पता चला कि समीर की मौत अकेलेपन और गरीबी में हो गई थी। यह जानकर उसका दिल टूट गया। वह मंदिर गया, वहां बैठकर रो पड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं समीर को धोखा देकर खुद भी खुश नहीं रह पाया। अब वह खुद को सुधारने का फैसला कर चुका था। राजीव ने एक मिशन शुरू किया, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का। उसने एक ट्रस्ट खोला जहां वह उन लोगों की मदद करता था जिन्हें व्यापार में धोखा मिला था। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। फिर एक रात वह अपने आंगन में बैठा था। राजू और मोती उसके पास आए। उनकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। अब समीर की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और राजीव भी। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। समीर की आत्मा को देखने के बाद राजीव का मन अशांत था। दिन में भी वह अकेला महसूस करता
उसकी आंखों के आगे बार बार वह धुंधली आकृति और वह डरावनी आवाज गूंजने लगती। सीमा को यह देखकर चिंता हुई, लेकिन जब भी वह पूछती, राजीव बहाने बना देता। कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हो रही। पर सच ये था कि अब उसे हर वक्त यह डर सताने लगा था कि समीर की आत्मा उसे चैन से जीने नहीं देगी। राजीव को अब घर में भी अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। एक रात जब वह बाथरूम में गया तो आईने में उसकी परछाई अजीब सी दिखने लगी। आईने के अंदर उसने देखा कि कोई परछाई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह समीर का चेहरा था। तुम्हें याद है? आवाज आई और आईना अपने आप जोर से हिलने लगा। राजीव घबराकर पीछे हटा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वह समझ चुका था कि यह केवल उसकी सोच नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इस बीच राजू और मोती की हरकतें भी अजीब होने लगी थीं। राजू रात में अजीब तरह से भौंकता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मोती एक ही जगह बैठकर दरवाजे को घूरती रहती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां खड़ी हो। कभी कभी मोती जोर से चीखने लगती और फिर छिपकर बैठ जाती। सीमा को भी यह सब अजीब लगने लगा था। एक रात सीमा ने देखा कि मोती अचानक छत की ओर देख रही थी। सीमा ने जब ऊपर देखा तो उसे लगा कि वहां कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने नजरें टेढ़ी की, कुछ भी नहीं था। अब यह सब सिर्फ राजीव की सोच नहीं थी। एक रात राजीव बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी मानसिक थकान का असर है। वह बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद की, लेकिन तभी राजीव, एक ठंडी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह तुरंत उठा और सामने समीर की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। यह कोई परछाई नहीं थी, यह असली था। उसका चेहरा सूखा और आंखें लाल थीं। अब और नहीं छुप सक। जो किया उसका हिसाब देना ही होगा। अब राजीव समझ चुका था कि यह सब सिर्फ भ्रम नहीं था, यह कर्मों का हिसाब था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। राजीव ने कांपती आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो समीर? समीर की आत्मा धीरे धीरे आगे आई। मैं बदला लेने नहीं आया राजीव, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने आया। मां हूं, तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत बाकी है। लेकिन कर्म अधूरे नहीं रहते। तुम्हें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या तुम इस गलती को सही करना चाहते हो? अब राजीव को अपने दिल की गहराइयों में उतरकर देखना था। अगले दिन राजीव ने अपनी जिंदगी को सुधारने की ठानी। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। उसने उन लोगों की तलाश की जिन्हें उसने कभी ठगा था। उसने अपना पैसा सही जगह लगाने का फैसला किया। सबसे अहम, उसने समीर की आत्मा की शांति के लिए एक अनाथालय का निर्माण कराया, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। यह सिर्फ प्रायश्चित नहीं था, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी था। एक रात जब राजीव मंदिर में बैठा हुआ था, तो उसे एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ। और फिर, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, यह समीर की आवाज थी, लेकिन इस बार यह शांत थी। राजीव ने आंखें खोलीं और देखा कि समीर की आत्मा अब हल्की रोशनी में बदल रही थी। अब तुमने अपने कर्म सुधार लिए हैं, मैं मुक्त हूं। राजू और मोती ने भी हल्की सी खुशी के भाव में सिर हिलाया। अब यह अध्याय पूरा हो चुका था। समीर की आत्मा को मुक्त हुए एक सप्ताह बीत चुका था। राजीव को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक रात रहस्यमय घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। वह सो रहा था जब अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया। वह घबराकर उठा और चारों ओर देखा। मोती और राजू दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे। और तभी कमरे की खिड़की जोर से खुद ब खुद खुल गई। राजीव चौंक गया। यह सब कैसे हो सकता था? क्या समीर की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी, या फिर कोई और रहस्य बाकी था? राजीव अब और नहीं झेल सकता था। उसने ठान लिया कि वह अपने घर के इतिहास का पता लगाएगा, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं था कि ये रहस्यमय घटनाएं अभी भी हो रही थी। वो एक पुराने दस्तावेजों की दुकान पर गया, जहां उसने अपने घर से जुड़ी जानकारी खंगालनी शुरू की। और जो उसने वहां पढ़ा, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर दी।
यह घर पहले किसी और का था। यह समीर के परिवार का था। समीर के पिता ने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन जब समीर की मौत हुई तो यह घर सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। बाद में राजीव ने ही इसे खरीदा था, बिना यह जाने कि यह कभी उसी व्यक्ति का था जिसे उसने धोखा दिया था। अब यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ समीर की आत्मा की बात नहीं थी। यह घर खुद एक गहरा रहस्य समेटे हुए था। उसी रात राजीव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन बेचैन था। घड़ी में रात के 3 बजे थे और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। राजीव का बिस्तर अचानक हिलने लगा। मोती जोर से चीखने लगी। राजू दरवाजे को खरोंच रहा था, मानो वहां कोई भयानक चीज थी। तो हाँ, फिर दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। थक थक थक। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे तक गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कुछ भी नहीं था। पर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और तभी दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। अब यह साफ हो चुका था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अब राजीव को यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ समीर की आत्मा नहीं थी। इस घर के साथ कुछ गहरी कहानी जुड़ी हुई थी। उसने पुराने पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की और जो उसने जाना, उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर के पिता एक बहुत ही नेक इंसान थे, लेकिन जब उनके व्यापार में घाटा हुआ तो कई लोगों ने उनका फायदा उठाया। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और जब वे न्याय के लिए लड़े तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। समीर की मौत के बाद उनके पिता मानसिक रूप से टूट गए और उसी घर में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनकी आत्मा भी शायद अब भी यहां थी। अब यह केवल राजीव और समीर की कहानी नहीं थी। अब यह एक पूरी पीढ़ी के अन्याय और उनके अधूरे कर्मों की कहानी थी। उस रात राजीव ने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक सारा घर हिलने लगा। दीवारों पर धब्बे बनने लगे, मानो वहां खून टपक रहा हो। तभी सामने एक अधूरी छाया प्रकट हुई। समीर के पिता की आत्मा, उनकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ थी। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा, साफ। अब राजीव को समझ में आ गया कि इस घर को इंसाफ चाहिए था। इसकी आत्माएं बदला नहीं चाहती थीं, बल्कि न्याय चाहती थीं। राजीव ने फैसला किया कि वह अपने सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने समीर के परिवार की बची हुई बेटी को ढूंढा, जो अब किसी गांव में गरीबी में जी रही थी। उसने उसका पूरा ख्याल रखने का फैसला किया। उसने उस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान कर दिया और सबसे बड़ा फैसला, उसने वह घर छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि कुछ जगहें बस यादों के लिए होती हैं, रहने के लिए नहीं।